हाँ, जय हिंद। जय हिंद। सब बढ़िया चल रहा है? चलिए, बढ़िया ही होना चाहिए। हाँ, हम लोग कल गवर्नर देखे थे और गवर्नर की पावर देखे थे, ठीक है। आज हम लोग स्टेट की जो मंत्री परिषद है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। और हाँ, सेंटर के साथ कंपेयर करेंगे, तो जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो बेझिझक हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। क्या कह रहे हैं? हाँ, असल में ये टॉपिक अभी बचा है तो मैं छोड़ नहीं सकता ना। प्रॉब्लम ये छोड़ना कुछ भी नहीं है ना बच्चा, जो भी हो हम कवर कर लेंगे। सैटरडे को कवर कर लेंगे, पूरी बात करनी है क्योंकि छोड़ना नहीं है। एग्ज़ाम में देखो, छोड़ के अगर मुझे पढ़ाना रहता तो फिर अभी तक मैं उड़ा के चलता ऐसे कि तुमको हवा भी नहीं लगता, इसलिए छोड़ना नहीं, ठीक है ना। तो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, तो देखिए चलिए कंपेयर करते हैं। जैसे हमने देखा था कि केंद्र में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद जो चीज़ें रिकमेंड करेगी वही बात किसको माननी है? वही बात प्रेसिडेंट को माननी है। प्रेसिडेंट एक बार उसको वापस भेज सकता है, लेकिन दोबारा भेजेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? सिग्नेचर करने के लिए बाइंडिंग है। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है। स्टेट में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की सबसे बड़ा हेड होगा हमारा गवर्नर, और गवर्नर की हेल्प के लिए होगी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। लेकिन ये जो गवर्नर होगा ना, ये मंत्रिपरिषद के रिकमेंडेशन पे काम करेगा, सलाह पे काम करेगा। लेकिन ये जो सलाह होगी, ये ध्यान रखेगा, बाध्यकारी नहीं होगी। यही मेन बात है। गवर्नर के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी बात बाइंडिंग नहीं है, वो वॉलंटरी है। अगर गवर्नर चाहे तो मान सकता है, नहीं चाहे तो न मान सकता है, बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखेगा। इसके साथ साथ जैसे सेंटर के सारे काम किसके नाम से कहे जाते हैं? सेंटर के सारे नाम प्रेसिडेंट के नाम से, वैसे ही स्टेट के सारे काम किसके नाम से? गवर्नर के नाम से। जैसे केंद्र में लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही क्या बन सकते हैं? मंत्री। वैसे ही राज्य में मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे जो विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे, उन मेंबर का कितना परसेंट? 15%। सेंटर में लोकसभा का 15%, स्टेट में विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% के मेंबर क्या बनेंगे? मंत्री बनेंगे। अधिकतम, मैक्सिमम। अच्छा, हमने संशोधन भी बताया था, किसी को याद है? आप बताओगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बैरियर लगाया गया था? 91, 92, 93, 94, कुछ भी ऐसा? दिलीप, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया कि 15% क्या होंगे? मैक्सिमम मंत्री होंगे। और मिनिमम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? न्यूनतम। पीसीएस 2020 में पूछा था और मैंने एक दिन बताया भी था। कितनी? 12। न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होगी? 12। तो ध्यान रखिएगा, जैसे सेंटर में लोकसभा के 15% मेंबर क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। वैसे ही स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के कितने मेंबर? 15% मेंबर क्या बन सकते हैं? हमारे मंत्री बन सकते हैं। न्यूनतम वहां पर भी 12, न्यूनतम यहां पर भी 12। अब जैसे मैंने वहां बताया था कि मंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं कि जब व्यक्ति मंत्री बने तब क्या हो? तब किसी हाउस का मेंबर हो। मंत्री बनने के बाद भी हाउस का मेंबर बना जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके साथ कितने महीने के अंतर्गत? 6 मंथ के अंतर्गत आपको लेना है। अब जैसे हमने वहां पर पढ़ा था आर्टिकल 79, याद होगा आपको। क्या करता है आर्टिकल 79? कोई बताएगा? आर्टिकल 79 डील करता था पार्लियामेंट के बारे में, संसद के बारे में। तो इसी प्रकार राज्य में आर्टिकल 168 ये डील करता है किससे? तो ये कहता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, यानी राज्य विधान
मंडल के बारे में। आर्टिकल 168 जैसे हमारा 79 पार्लियामेंट के बारे में बताता है, वैसे ये कहता है आर्टिकल 168 राज्य की विधान मंडल के बारे में। तो देखिए, जैसे संसद में कितने लोग थे, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, वैसे ही आर्टिकल 168 कहता है कि देखो हर राज्य में गवर्नर तो होगा ही होगा, ठीक, लेकिन एक और चीज होगा जिसको ये कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधान सभा। विधान सभा, अब देखो विधान सभा तो हर राज्य में मैक्सिमम है, लेकिन इसी में कहा गया है कि 168 में यानी लेजिस्लेचर में उन राज्य का विधान परिषद भी होगा जिन राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। अगर राज्य में विधान परिषद है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होगा, तब वहाँ तीन चीज़ें होंगी, गवर्नर, विधानमंडल, विधान सभा और विधान परिषद। और अगर विधान परिषद वहाँ नहीं है तो वहाँ के लेजिस्लेचर में सिर्फ दो चीज़ें, एक गवर्नर और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे केंद्र में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स लोकसभा, वैसे राज्यसभा में जो मंत्री परिषद होगी वो किसके प्रति, विधानसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, ठीक है ना। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर में प्रेसिडेंट के प्लीजर पे काम करते हैं, वैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में गवर्नर के प्लीजर पे काम करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हमारा काम हो गया, हमारा ये क्या बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का। अब जैसे संसद में हमने राज्यसभा लोकसभा को देखा था, वैसे ही हम यहां पर विधानसभा और विधान परिषद को देखेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं आर्टिकल वाइज हिसाब से एक एक करके चलता रहूं, आप लिखते चलिए, ठीक है ना, और जहां पर भी कंफ्यूजन होगी हम लोग देखते रहेंगे। तो जो अभी तक पढ़ा उसका आर्टिकल लिख लेते हैं। एक और चीज, जैसे वहां पर आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल था, ठीक है ना, जो केंद्र सरकार का क्या था, सबसे बड़ा वकील, वैसे ही यहां पर आर्टिकल 165 में एक एडवोकेट जनरल है जो क्या होता है, राज्य का सबसे बड़ा क्या होता है, वकील, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में महाधिवक्ता, ठीक है ना। तो सेम जैसे वहां वैसे ही यहां। तो एक काम कीजिए, चलिए आर्टिकल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आप आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 163, आर्टिकल 163, ठीक है। और इसमें क्या है तो लिखेंगे, राज्यपाल की सहायता के लिए, गवर्नर की सहायता के लिए, यानी गवर्नर की हेल्प के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, मंत्री परिषद होगी, सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना। और फिर आप लिखोगे कि मंत्री परिषद की सलाह यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन गवर्नर के लिए बाइंडिंग होगी कि नहीं बाइंडिंग होगी, हाँ लिख लीजिएगा, बाइंडिंग नहीं होगी, ठीक है ना, बाध्यकारी। हाँ, मंत्री परिषद की सलाह गवर्नर के लिए यानी राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। फिर आगे लिखेगा आर्टिकल 164, आर्टिकल 164, वो भाई साहब नहीं है क्या आर्टिकल वाले, नहीं नहीं है, आर्टिकल 164 लिखेंगे, गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा, गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा। और इसी में लिखना है कि सारे मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, यानी मिनिस्टर्स कैसे काम करेंगे, गवर्नर के क्या करेंगे, प्लीजर पे काम करेंगे, ठीक है, प्रसाद पर्यंत काम करेंगे। फिर लिख लीजिएगा मैक्सिमम मंत्री कितने परसेंट, हाँ तो मैक्सिमम मंत्री तो लिख लीजिएगा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का कितना 15%, मैक्सिमम मंत्री विधानसभा का 15%, मिनिमम मंत्री 12, हाँ बस उतना ही। और है गवर्नर सीएम की नियुक्ति करेगा और सारे मंत्री क्या होंगे,
सारे मंत्री गवर्नर के प्लीजर पे काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आएंगे आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल मतलब महाधिवक्ता, अगर हिंदी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के बारे में 2 पॉइंट लिखना है। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर। और ये गवर्नर के किस पे काम करता है? प्लीजर पे काम करता है। तो मतलब रिमूव कौन करेगा? गवर्नर। रेजिग्नेशन किसको देगा? गवर्नर। सब काम गवर्नर ही करेगा। तो लिख लीजिएगा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल गवर्नर के प्लीजर पे काम करता है। ठीक है, बाकी आप जानते हो कि सेम जैसे हमारा अटॉर्नी जनरल होगा वैसे ही ये स्टेट में क्या होगा? हमारा एडवोकेट जनरल। जैसे अटॉर्नी जनरल कहीं पर जाके क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। वैसे ही एडवोकेट जनरल भी क्या होगा? स्टेट में कहीं पर जाके क्या कर सकता है? बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। वेतन यानी सैलरी, अलाउंस सब कौन तय करेगा? गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के प्लीजर पे काम करता है। ये ध्यान रखिए। फिर आर्टिकल 166 लिख लीजिएगा। आर्टिकल 166, तो सभी कार्य जो स्टेट के होंगे वो किसके नाम से होंगे? गवर्नर के नाम से होंगे। जैसे सेंटर में था प्रेसिडेंट के नाम से। सारी बातें हो चुकी हैं। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होंगे। उसकी क्वालिफिकेशन जैसे याद करो, अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन क्या थी? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की होनी चाहिए। तो ये क्या होगा? हाई कोर्ट के जज। जैसे वो है ना, सेम वैसे ही है। एक बार प्रेसिडेंट पढ़ लोगे और वो सेंटर, तो यहां पर ये काम फिट हो जाएगा। आर्टिकल 166 हो गया। नेक्स्ट आइए 168, और ये आप लिख लीजिए। ये आपने शायद लिख भी लिया होगा मेरे हिसाब से। लिख लिया? तो चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा पढ़ते हैं नेक्स्ट। और ये हमारे मेंस के ओरिएंटेड से भी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा तेज चलेंगे इसलिए क्योंकि मैक्सिमम चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल होने वाला है 169, और ये हमारा पीसीएस 2019 में मेंस में आया था। और इसका टाइटल है कि राज्य में विधान परिषद का यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का सृजन यानी क्रिएशन या समाप्ति। राज्य में विधान परिषद का सृजन यानी वो करना या फिर समाप्ति। देखिए इसको समझते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया था मेंस में कि बताइए आंध्र प्रदेश ने हाल ही में क्यों अपने यहाँ विधान परिषद को समाप्त कर दिया है, उसके कारणों की विवेचना कीजिए। अब इसको समझने से पहले 2 चीजें पहले समझ लेते हैं इसके आगे की बातों को। देखो, एक है हमारा विधान सभा और एक है विधान परिषद। तो एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दोनों को समझते हैं। सेंटर से हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर नंबर फर्स्ट, जैसे सेंटर का लोकसभा है वैसे ही स्टेट का क्या है? विधानसभा। कैसे जरा देखिए। मतलब यह है कि इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर हाउस बोलेंगे, मतलब निम्न सदन। अब निम्न सदन क्यों बोलेंगे? मैंने उस टाइम बताया था आपको, क्योंकि इसके हर सदस्य 5 साल में क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। मतलब इनकी ड्यूरेशन कितने साल होती है? 5 साल। यानी हर विधानसभा 5 साल में डिसॉल्व होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है? लोअर हाउस। ठीक है ना? इसको पीपल हाउस भी कहेंगे, क्योंकि वहां पर सेंटर में यानी वहां पर पीपल हाउस कौन था? तो आप कहोगे लोकसभा। राज्य में कौन होगा? विधानसभा। क्यों?
क्योंकि वहां पर लोकसभा में मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है? डायरेक्ट, जनता। वैसे ही यहां पर डायरेक्ट कौन इलेक्ट करेगा? जनता। यानी विधानसभा में इलेक्शन कैसे होता है? आप बोलोगे डायरेक्ट होता है। कार्यकाल कितना होगा इसका? 5 ईयर। क्या ये लैप्स हो सकता है? यानी भंग किया जा सकता है इसको? आप कहोगे यस। कौन करेगा लैप्स? भंग कौन करेगा? तो आप कह दोगे गवर्नर। ठीक है, लोअर हाउस है। अब देखो, किसी भी विधानसभा में, ध्यान रखिएगा, किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। और सर्वाधिक सीटें किस स्टेट में फिलहाल में है? कोई बताएगा? यूपी। कितनी है? 403 प्लस 1। हाँ, 403 प्लस 1। तो फिलहाल यूपी में 404 सीटें हैं टोटल। ये ध्यान रखिएगा। कोई मुझे बता सकता है कि विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होती है? कितनी? 60। यानी कम से कम 60 कितनी सीटें कितनी होंगी? 60। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे गोवा। कितनी सीटें? 40। पांडिचेरी 33। 30 प्लस 3 है, जाके देख लीजिएगा घर पे, ठीक है ना। सिक्किम है 36 सीटें हैं। तो ये इसके एक्सेप्शन है, मतलब वहां पर जनसंख्या क्या है? कम है, इसलिए सीट भी कम है। अधिकतम ध्यान रखिएगा, सीटों की संख्या 500 और मिनिमम सीटों की संख्या कितनी? 60। विधानसभा की बात हो रही। अच्छा, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके प्रति कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होगी? विधानसभा। ध्यान रखिएगा। और सेंटर में किसके प्रति? लोकसभा। अब इधर देखो, इसको जरा देखते हैं। जैसे यहां पर इलेक्शन होता है डायरेक्ट, यहां पर इलेक्शन कैसे होता है? तो आप बोलोगे इन डायरेक्ट के द्वारा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है। जैसे ये लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस है, तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा अपर हाउस। अपर हाउस होगा ये, यानी उच्च सदन। क्यों? क्योंकि हर 5 साल में ये क्या होगा? भंग हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लेकिन क्या ये हर 5 या 6 साल में लैप्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहोगे इसके मेंबर्स का कार्यकाल होता है 6 ईयर, इसके मेंबर्स का कार्यकाल 5 ईयर, इसके 6 ईयर। और चूंकि वो एक बार बैठते हैं, एक बार इलेक्शन होता है और एक बार लास्ट में क्या हो जाएंगे? खत्म। लेकिन ये क्या है? 6 ईयर के लिए होते हैं, लेकिन हर 2 साल में कितने? 1/3 मेंबर क्या होते रहते हैं? रिन्यू होते रहते हैं। और कैसे ये रिन्यू होता है, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, ठीक है ना, कि फर्स्ट टाइम कैसे ही हुआ था, तो आप जानते हो उसको अच्छे से। तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। कि किया जा सकता है? विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, विधानसभा को किया जा सकता है। ध्यान रखिए। अब देखिए, 2 चीजें हैं, ये लैप्स हो जाएगा, ये लैप्स नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या विधानसभा को खत्म किया जा सकता है? मतलब पार्लियामेंट चाहे तो विधानसभा खत्म कर सकती है? हाँ, विधानसभा को खत्म किया जा सकता है। कौन खत्म करेगा? अभी लोग यही जम्मू कश्मीर में देखिए ना, जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया? अरे जब राज्य को यूटी बना दिया जाता है, यूटी को स्टेट बना दिया सकता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है। लेकिन यहां पर देखिए, इसको भंग भी किया जा सकता है और इसको खत्म भी किया जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसे खत्म तो किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है, लेकिन इसको लैप्स नहीं किया जा सकता। यह भंग नहीं हो सकता, यह भंग हो सकता है। मतलब इसके सारे मेंबर्स का कार्यकाल एक बार समाप्त, यह भंग हो जाएगा, लेकिन इसके सारे मेंबर्स का कार्यकाल एक साथ समाप्त नहीं होगा, तो यह कभी लैप्स नहीं होगा। हाँ, इसको हटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो कैसे खत्म करना है? यही तो है हमारा कौन सा? आर्टिकल 169। तो आपको विधानसभा और विधान परिषद का जो फैक्चुअल चीजें थी, ये क्लियर हुई क्या? तो विधानसभा की संरचना, जितनी बातें हमने विधानसभा में लिखी हैं, वो आर्टिकल 170 है, और जो विधान परिषद के बारे में हमने ये बातें लिखी है, ये आर्टिकल 171 है। अगर इसको आप लिखना चाहें तो इसमें आर्टिकल 171
आप लिख सकते हो। और इसमें आर्टिकल कौन सा है? 170। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो? विधानसभा के बस आ रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया? थोड़ा मिटा दे, हमको थोड़ा जगह चाहिए। देखो, बताने वाले थे 169 और 70 71 दोनों खत्म हो गए, 69 बाकी रह गए। तो 69 को भी देख लेते हैं। देखिए, चूंकि भैया ने एक प्रश्न पूछ दिया है कि सर विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली में तो आपने बोला कि जनता ने डायरेक्ट क्या कर दिया? डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया। यहां का क्या हिसाब है? तो यहां पर कैसा इलेक्शन होता है? इन डायरेक्ट। तो अब उनका कहने का मतलब है कि यहां पर मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम सीट अभी हमने बताई थी कितनी? 500। मिनिमम सीट कितनी होगी? 60 होगी। यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर मैक्सिमम सीट कितनी होगी? तो देखिए, इसके लिए एक नियम है, मैक्सिमम और मिनिमम। देखो, कहा जाता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम मैक्सिमम सीटों की संख्या 100 हो सकती है। कितनी? 100। और दूसरा कहा गया है कि जितनी भी हमारी विधानसभाएं, ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई विधानसभा है, जैसे हमारे यहाँ 400 की विधानसभा है मान लेते हैं, तो कह रहा है कि जो विधानसभा है ना, इस विधानसभा का 2/3 या 100 जो भी कम है उतने ही नंबर्स होंगे विधान परिषद में सीटों की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं किसी विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 300 है, ठीक है। तो इसका 2/3 कितना होगा? कितना होगा? 200। लेकिन ये तो कह रहा है कितनी होनी चाहिए? 100। तो इस केस में बताइए विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी होगी? 100 की 200? 100। ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो जो भी कम होगा वही होगा। तो मैक्सिमम सीट कितनी होगी? 100। और मिनिमम सीट कितनी होगी? तो जैसे वहां पर कितना था? 60 था, यहां पर कितना होगा? 40। यानी यहां पर मिनिमम सीट कितना होगा? 40। ये ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हल्की सी। अच्छा, अब देखते हैं कुछ और। इसके बारे में तो कोई शक नहीं है, हर राज्यों की जितनी सीटें हैं वो हर जगह पर डिसाइड है और वहां पर जनता डायरेक्ट चुनाव कर लेती है। लेकिन हमको शक है किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर कोई मेंबर है तो उसको कैसे इलेक्ट किया जाता है, चलिए देखते हैं एक बार। आइए, अब आप हेडिंग डाल सकते हो कि विधान परिषद के सदस्यों का इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कैसे इलेक्शन होता है? विधान परिषद में सदस्यों का इलेक्शन, विधान परिषद के सदस्यों का इलेक्शन, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, पहली बात तो इनडायरेक्ट होगा। तो जब इनडायरेक्ट होगा तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं। तो क्या फार्मूला है इसके लिए? देखिए, सबसे पहली बात, जितनी भी सीटें होंगी, उसके 1/3 मेंबर, जितनी भी सीटें होंगी उसके 1/3 मेंबर का चुनाव एमएलए के द्वारा होगा। मतलब देखिए, हमने अभी एक विधानसभा बताया था, विधानसभा एक एग्जांपल लेते हैं तब क्लियर होगा। तो हमारे यहां यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 + 1, ठीक है। और विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100, ठीक है। तो अब यह कह रहा है कि इस 100 में से 1/3 का इलेक्शन कौन करेगा? तो ये 401 लोग मिलकर 1/3 मेंबर को क्या करेंगे? इलेक्ट करेंगे। यानी विधायक ही लोगों को क्या बनाएंगे? विधायक, या 1/3 मेंबर, ठीक है। दूसरा फिर कह रहा है कि विधान परिषद के 1/3 मेंबर का जो इलेक्शन होगा वो होगा नगर
पालिका या जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा, यानी मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अब जिला बोर्ड और नगर पालिका क्या है, तो देखिए क्या हुआ, हमारे यहाँ एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन बाद में चल के आप जानते हो कि एक 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और एक 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने पंचायत को इंसर्ट किया था और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हमने म्युनिसिपैलिटी को लगाया था। तो जब म्युनिसिपैलिटी बढ़ाया था तो उसमें एक नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत 3 प्रकार के हैं। लेकिन कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर छावनी बोर्ड होता है, कंटेनमेंट जोन होता है, क्या बोलते हैं, बोर्ड होता है। कई प्रकार के पोर्ट सिटी होती हैं जहाँ पर अलग तरीके से पंचायत का इलेक्शन होता है। वैसे ही कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर नगर पंचायत ना होकर क्या होता है, जिला बोर्ड होता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है और कई जगह पर नगर पालिका होता है। तो नगर पालिका के जो पार्षद और जो चुने गए हैं ना, वही लोग मिलकर करके विधान परिषद के कितने लोगों का, 1/3 मेंबर का इलेक्शन करते हैं। जैसे आपके कानपुर में जो विधान नगर पालिका के मेंबर होंगे, वैसे ही यूपी में बहुत सारी नगर पालिकाओं के मेंबर होंगे। तो यूपी में जो 100 सीटें हैं, इस 100 सीटों में से 1/3 सीटें जो होंगी यूपी के जितनी भी नगर पालिका होंगी, जिला बोर्ड होंगे, उनके मेंबर्स के द्वारा हम क्या कराते हैं, इसमें पुट कराते हैं। उसके बाद से 1/12 सीटें जो होती हैं, जिनको हम करते हैं 3 साल के स्नातकों के द्वारा, ग्रेजुएट के द्वारा, यानी 3 ईयर ग्रेजुएट। जैसे मान लीजिए आप स्नातक कर लिए और स्नातक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल हो गया, तो 3 साल बाद हो गया तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्शन में लड़ सकते हो एमएलसी के, और उसमें वोट सिर्फ वही देगा जो पहली बात ग्रेजुएट होगा और दूसरी बात उसके ग्रेजुएशन का 3 साल कंप्लीट हो चुका होगा। तो 3 ईयर ग्रेजुएट के द्वारा 1/12 मेंबर का क्या होता है, इलेक्शन होता है हमारे विधान परिषद में। अब इसके बाद से नेक्स्ट अगर देखें तो फिर से 1/12 मेंबर का, 1/12 सदस्यों का इलेक्शन। अब ये 3 साल स्नातक था ना, अब ये क्या है, 3 ईयर। अगर माध्यमिक स्तर का कोई टीचर है, यानी मिडिल, माध्यमिक स्तर का यानी मिडिल लेवल का, मिडिल हाई स्कूल लेवल का कोई टीचर है और उसको पढ़ाते हुए कितना साल हो गया, 3 साल, तो उसमें भी कोई टीचर जो होंगे वो चुनाव लड़ेंगे और उनको वोट कौन देगा, जो टीचर है पहला बात, और टीचिंग करते हुए उसको कितना टाइम हो गया, 3 साल। तो वो व्यक्ति इस 1/12 मेंबर को इलेक्ट करके भेजेगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/3 1/3 1/12 1/12 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/6। और 1/6 को गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो गवर्नर के द्वारा जब नॉमिनेट किया जाएगा तो वो कौन से क्षेत्र हैं नॉमिनेशन के, तो आप सभी जानते हो, लॉस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, प्लस एक और चीज है यहां पर, और वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब सेंटर में नॉमिनेट होना है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें ग्राउंड नहीं है, लेकिन स्टेट में नॉमिनेट होने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक हमारा ग्राउंड है। तो इसको ध्यान रखेगा, ये हमारे विधानसभा की क्या है, विधान परिषद की क्या है, संरचना है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए एक बार फिर से, ताकि चीजें दिमाग में बैठ जाएं। 1/3 मेंबर जो विधानसभा के मेंबर है, यानी एमएलए है, वो एमएलसी बनाते हैं। 1/3 मेंबर जो नगर पालिका है, जिला बोर्ड है, म्युनिसिपैलिटी है, वे मेंबर्स मिलकर चुनाव कराते हैं। 1/12 मेंबर 3 साल जो ग्रेजुएट हैं वही इलेक्शन लड़ेंगे और उनको वही वोट देगा जो 3 साल का ग्रेजुएट हो चुका है। और 1/12 मेंबर 3 ईयर माध्यमिक स्तर के जो क्या होंगे, टीचर होंगे। मतलब पहली बात तो टीचर होंगे, इलेक्शन में टीचर ही लड़ेंगे और उनको वोट भी कौन देगा, टीचर ही देंगे। लेकिन कौन से टीचर, जिनको पढ़ाते हुए कितना टाइम हो गया है, 3 साल हो गया है।
तो ये था हमारा विधान परिषद की संरचना। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे विधान परिषद को क्रिएट करते हैं और कैसे विधान परिषद को एबॉलिश करते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम एक ही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ, अलग से नाम, इसकी नामावली होती है, अलग से इसका नाम में डलवाना पड़ता है कि हमने ग्रेजुएशन किया है। आपको अलग से उसमें, जैसे निर्वाचन कार्ड होता है ना, तो बस आप इलेक्शन कमीशन से संपर्क कीजिए जिले में, डीएम साहब से, और जब इलेक्शन होने वाला रहता है ना, तो नोटिफिकेशन आता है, तो आपको संपर्क में रहना पड़ेगा जिला से, जिला कार्यालय में संपर्क में रहिए। हाँ हाँ, तुम भी दे सकते हो। आता है, हर साल आता है, और जब भी इलेक्शन आता है तब भी आता है। आप आराम से भर दीजिए, और भर के जब आपका नाम आएगा तो आप वोट दे दोगे, ये ध्यान रखिएगा, ये सिस्टम है। एक्चुअल में बहुत सारे युवा आजकल के वोट देने में कहाँ इंटरेस्टेड है, वो अपने पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं, तो उनको कहते हैं यार हटाओ, हम कहाँ वोट देंगे, ये बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आर्टिकल कौन सा है? 169, और टाइटल बहुत पहले ही आप लोग लिख चुके हो। और क्या था वो? विधान परिषद को बनाना है और विधान परिषद को हटाना है। तो कैसे बनाएंगे, कैसे हटाएंगे? आसान है। देखो, पहली बात, अगर किसी राज्य में विधान परिषद को बनाना है, काउंसिल को बनाना है या हटाना है, दोनों का प्रोसेस एक है, तो उसको हटाने के लिए पहली बात, जो विधान सभा होगी, यानी लेजिस्लेटिव जो असेंबली होगी, वो अपने यहां एक प्रस्ताव लेके आएगी। और अगर उस प्रस्ताव को विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली अपने कुल सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से क्या करती है? पास कर देती है, तो उस राज्य में काउंसिल बनाया भी जा सकता है और उस राज्य में काउंसिल को हटाया भी जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रस्ताव तो यहां पर पास कर दिया किसने? विधानसभा ने, लेजिस्लेटिव असेंबली ने। लेकिन ये प्रस्ताव पास होकर जाएगा, जानते हो कहां पर? पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट चाहेगा तो इसको सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव करके वहां पर काउंसिल बना सकता है या हटा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट इसको सिग्नेचर करने के लिए, उसको यस या नो करने के लिए बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट चाहे तो यस कह के इनको अप्रूव कर सकती है और विधानसभा बना या हटा सकती है। पार्लियामेंट चाहे तो इसको नो करके इस प्रपोजल को क्या कर सकती है? खत्म कर सकती है। ये ध्यान रख सकिएगा। मतलब विधान परिषद को बनाने या हटाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। लेकिन प्रपोजल लाने की पावर किसके पास है? तो वो है हमारा स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे वहां पर लोकसभा में सदस्य के चुनाव लड़ने की उम्र कितनी थी? 25। राज्यसभा में चुनाव लड़ने की उम्र कितनी थी? 30, 35 नहीं 30, ठीक है ना। वैसे ही यहां पर अगर विधानसभा में चुनाव लड़ना है तो कितनी उम्र होनी चाहिए? 25। और अगर विधान परिषद में चुनाव लड़ना है तो एज कितनी होनी चाहिए आपकी? तो आपकी एज होनी चाहिए 30। ये ध्यान रखिए। जैसे हमारा राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत, वैसे ही हमारा राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करता है आर्टिकल 2, 1, 3 के तहत। अब कैसे करता है, क्या लीगलिटी है, मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, ये बात हो चुकी है। तो मैक्सिमम किसी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी कितनी हो सकती है? तो आप कहोगे 6 महीने 6 सप्ताह। इसके पीछे क्या सेशन का रीजन था वो सब मैंने बताया। और इसके अलावा आप जानते हो कि जैसे सेंटर में प्रोरोगेशन, 17वां कौन करता है? प्रेसिडेंट। स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर। जैसे सेंटर में कॉलिंग द सेशन, सत्र को बुलाना, ये कौन करता था? प्रेसिडेंट। यहां पर जैसे वहां पर एडजॉर्नमेंट, स्थगन कौन करता है? स्पीकर ऑफ द हाउस। यहां पर भी एडजॉर्नमेंट कौन करेगा? स्पीकर ऑफ द हाउस। जैसे वहां पर पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन को, एवरी ईयर के फर्स्ट सेशन को एड्रेस करने की पावर किसके पास? तो यहां पर किसके पास? गवर्नर के पास, ठीक है ना। जैसे वहां पर ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की पावर किसके पास?
यहां पर सारे काम जैसे गवर्नर सेंटर में प्रेसिडेंट के हैं, वैसे कहां पर क्या है, गवर्नर के हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई, ठीक है ना। और गढ़पूर्ति कोरम बात हुई थी आपसे, कोरम जैसे वहां पर कितना 1/10, तो यहां पर भी 1/10 प्लस ये बताइए जैसे वहां पर मेंबर्स को ऑथ शपथ कौन दिलाता है, तो मेंबर्स को शपथ प्रेसिडेंट या उसके द्वारा अपॉइंट कोई बंदा, जैसे प्रोटेम स्पीकर, वैसे यहां पर भी गवर्नर या गवर्नर के द्वारा अपॉइंट कोई बंदा प्रोटेम स्पीकर। मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, गवर्नर यहां पर, और वहां पर मंत्रियों को शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। इसके अलावा गढ़पूर्ति की बात हो चुकी है, और मैंने जैसे वहां पर बताया था कि कोई बंदा अगर कितने दिन नहीं आएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, 60 दिन। तो यहां पर भी अगर 60 दिन नहीं आता है कंटिन्यूअस तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये ध्यान रखेगा। ओके, फिर जैसे मनी बिल वहां किस आर्टिकल में था, 110, वैसे ये मनी बिल किस आर्टिकल में है, यहां पर 199, यानी स्टेट में मनी बिल किस आर्टिकल में है, 199। अच्छा, तो जैसे वहां पर मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस होता था, लोकसभा, तो यहां पर कहां होगा, विधानसभा। जैसे वहां पर राष्ट्रपति से पूछ कर आता था, यहां पर किससे पूछ कर आएगा, गवर्नर। सारा काम वैसे ही होगा जैसे वहां पर होगा। जैसे मनी बिल को मनी बिल वहां पर कौन डिफाइन करता है, स्पीकर, यहां पर कौन करेगा, समझ गया ना बात को। तो ये सारी चीजें वही है। जैसे वहां पर बजट है आर्टिकल 112 में, लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वैसे ही यहां पर आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 202, जो कहता है स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार वोट्स एंड अकाउंट जैसे वहां पर होते हैं, वैसे राज्य में भी वोट्स एंड अकाउंट वर्ष सारी चीजें होती हैं। तो सारा काम जैसे सेंटर में था वैसे ही हमारा स्टेट में था। ऑर्डिनेंस की भी बात हो गई, सब हो गई। तो ये हमारा स्टेट हो गया समाप्त, ठीक है ना। तो अब हम सीधे मूव करते हैं पार्ट 14। देखिए पार्ट 14 तब पढ़ेंगे, पार्ट 14A। तो पार्ट 14 पहले हम पढ़ेंगे किसको, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, उसके बाद से हम पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए पार्ट 14 भाग 14, और इसका टाइटल है ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं, और आर्टिकल है 308 से लेकर 323, ऑल इंडिया सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। चलिए इसको समझते हैं। बताते हैं, एक मिनट। अब देखो कुछ चीजें हैं जो हमने बीच में गोला मारा है और तुमने वही पिन मारा है, तो चलो देखते हैं। जैसे क्या है, जैसे वहां पर केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा है। कुछ मामलों में राज्यसभा कमजोर है, कुछ मामलों में लोकसभा मजबूत है। जैसे मनी बिल के मामले में राज्यसभा कमजोर है लेकिन लोकसभा मजबूत है। यहां पर जो हमारा विधान परिषद है, विधान परिषद में ये जो विधान परिषद होता है ये हर मामले में कमजोर है। एक्चुअल में एक सिंपल बिल अगर हम लोकसभा में पास करें तो वो लोकसभा में सिंपल बिल पास होकर, साधारण विधेयक पास होकर अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको रोक सकती है कि नहीं रोक सकती है, रोक सकती है। लेकिन स्टेट में अगर कोई सिंपल बिल राज्य में अगर विधानसभा ने पास कर दिया तो जो नेक्स्ट हाउस है वो उसको मैक्सिमम 40 दिन होल्ड कर सकती है। 40 दिन में अगर उन्हें फेल कर देगी ना, दोबारा भेजेगी, तो 40 दिन के अंतर्गत आपको फिर से पास करना पड़ेगा। अगर नहीं किए तो वो पास माना जाएगा। बेसिकली अगर आपको मोटे मोटे तौर पे कहा जाए कि विधान परिषद उस प्रस्ताव को कितने दिन तक रोक सकती है, आप कहोगे 40 दिन तक। 40 दिन के बाद और उसके बाद कोई औकात नहीं है उसकी किसी भी सिंपल बिल को भी रोक पाने की। तो ये आया क्यों? अब इसके आने के कई सारे कारण हैं। जैसे देखो, कभी भी दो हाउस में जब हम लॉ बनाते हैं उसके पीछे एक ही रीजन होता है कि मोर डिस्कशन, ज़्यादा डिस्कशन होगा
ज़्यादा प्रश्न निकलेंगे तो उसका रिजोल्यूशन अच्छे से किया जाएगा, उसकी कमियां निकाली जाएंगी। अगर एक ही हाउस में डायरेक्ट पास कर देंगे, नो डिस्कशन, नो इशू, कोई कमी नहीं, आराम से सब कुछ पास। तो इसीलिए हम 2 हाउस बनाते हैं, क्योंकि सेंटर में तो ये ठीक लगता है, लेकिन स्टेट में ये मामला उतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि जब काउंसिल को उतना पावर ही नहीं है तो डिस्कशन का भी कोई मतलब है नहीं। क्योंकि काउंसिल को ज़्यादा पावर देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर काउंसिल को ज़्यादा पावर दे भी दिया जैसे राज्यसभा है, तब तो राज्य का कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी पार्टी का मेजॉरिटी रहेगा तो उसको पास ही नहीं होने देगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा कमज़ोर बनाया गया, ताकि इलेक्टेड मेंबर जो है, इलेक्टेड जो काउंसिल है, जो इलेक्टेड सरकार है, वो उस पर काम कर सके। तो इसकी प्रासंगिकता क्या है? तो आप कहोगे कि इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि अगर कोई बिल होगा तो उस पर डिस्कशन होगा और उस पर बिल जो है अच्छे से पास होकर जाएगा। तो इसकी कमी क्या है? तो आप कहोगे सर जी कि कमी इसकी ये है कि ये एक प्रकार का फिजूल खर्च का मामला है, क्योंकि झूठ में हम इसमें क्या करते हैं, पैसा देते हैं और इसका कोई मतलब है भी नहीं। तो इसलिए कई बार आर्टिकल्स में इसका क्या कह सकते हैं, कई बार इनको कंडेम्ड भी किया जाता है कि विधान परिषद का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो फालतू का फिजूल खर्चा है। अब कुछ राज्य ये सोचते हैं कि अब मान लीजिए कुछ आपके नेता हैं, विधान सभा में उनका आपने वोट नहीं, टिकट दिया नहीं, अब वो नाराज होकर शादी के फूफा के जैसे भागने लगे, तो अब उनको खुश करने के लिए क्या कहा जाएगा, आप घबराइए मत, आपको एमएलसी बना दिया जाएगा। तो विधायक जी खुश, वो भी विधायक, हम भी विधायक, तो लोगों को खुश करने के लिए भी ये काम करता है। प्लस मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आउट ऑफ, मतलब जो चुनकर नहीं आया, उसको आपको मुख्यमंत्री बनाना है, जैसे योगी जी महाराज जी को, तो उस केस में आप चुनाव लड़वाइए। अगर चुनाव लड़वाइए, मान लीजिए अगर हार गया, तो मान लो जिसको तुमने मुख्यमंत्री बनाया वो चुनाव में हार गया, तो बताओ बेइज्जती होगी कि नहीं? फिर कहोगे गजब बेइज्जती है। तो इसलिए हम उसको कहाँ चुनाव लड़ाएं, उसको नॉमिनेट कर दें। तो इसलिए ये कुछ मामलों में इसकी इंपॉर्टेंस है और कुछ मामलों में इसकी कमी है, तो यही है, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 169 आपने देख लिया ना कि ये क्या चीज़, कैसे ये बनता है, कैसे ख़त्म करता है। ध्यान रखिएगा, पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन ये प्रस्ताव लाता कौन है? स्टेट। अब आइए, आपने हेडिंग डाल लिया होगा यूपीएससी, ऑल इंडिया सर्विसेज। चलिए देखते हैं। देखिए, पब्लिक सेवाओं को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी अगर हम बात करें पब्लिक सर्विसेज, इनको 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरा कौन सा है? सेंट्रल सर्विसेज और तीसरा कौन सा है? स्टेट सर्विसेज। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज आप जानते हो, जैसे हमारा IAS होता है, IFS होता है, IPS होता है। सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D की कुछ जॉब आती हैं, जो आप देखते हो CGL के थ्रू भी कभी कभी भर दी जाती हैं, और कई सारे इसके रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं। स्टेट सर्विस जो स्टेट का अपना व्यवस्था है, उसके माध्यम से स्टेट अपने यहाँ पर ABCD ग्रुप के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अब देखिए, 2 पोस्ट होते हैं, एक गैजेटेड पोस्ट होता है, एक नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राजपत्रित पद और गैर राजपत्रित पद। आपने जब कोई भी लॉ पेश होता है, जब कोई भी लॉ पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तो वो जो सिग्नेचर होता है उसके बाद से उसको गैजेट में प्रकाशित किया जाता है। और जब भी कोई बिल को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, तो एक होता है ना, जैसे मैंने 6 स्टेप बताए थे आपको किसी भी बिल को पास करने के, बजट को पास करने के लिए, तो उसी फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है कि फर्स्ट स्टेप में, जिसको हम फर्स्ट रीडिंग भी कहते हैं, उस रीडिंग में उसका टाइटल बताया जाएगा, उस मतलब कौन सा बिल है, उस बिल का नाम क्या है, और उस टाइटल को उसको गजट में प्रकाशित किया जाएगा। गजट जैसे आप अगर साधारण सी भाषा में आप कहना चाहो कि क्या है, तो कह सकते हैं कि गजट एक प्रकार का गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें उनके सारे सरकारी काम गजट के थ्रू होते हैं। तो यही कुछ पद ऐसे होते हैं जो गैजेटेड होते हैं
जिसको राजपत्रित कहते हैं, जिनका नोटिफिकेशन किस में निकलता है, गैजेट में निकलता है, और जो गैर राजपत्रित होते हैं उनका गैजेट में इंफॉर्मेशन नहीं होता, जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट, ठीक है ना। अब भारत में लोक सेवाएं, जो पब्लिक सेवाएं हैं, इन सेवाओं को पढ़ने के लिए हम लोग बेसिकली इस पार्ट में, पार्ट 14 में बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। जब ऑल इंडिया सर्विसेज की बात हम करते हैं तो एक आर्टिकल हमारा आता है, आर्टिकल 312, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 312। लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स देखिए, सेंटर में, केंद्र में सेवाओं की नियुक्ति के लिए हमारा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट में सेवाओं की नियुक्ति करने के लिए हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। और अगर कोई राज्य है, 2 राज्य हैं जिसके अंदर डिस्प्यूट है, वो चाहते नहीं है कि हमारे यहाँ राज्यों में किसी का हम क्या बोलते हैं, कोई एग्जाम करवाएं, तो 2 राज्य चाहें, 2 या 2 से अधिक राज्य, तो वो मिलके, जैसे यूपीएससी है, जैसे स्टेट पीएससी है, वैसे वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकते हैं, जेपीएससी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हमको 3 चीजें पढ़नी है, एक हमको यूपीएससी पढ़ना है, एक हमको स्टेट पीएससी पढ़ना है, और एक हमको जेपीएससी पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें भी जो हमारा आर्टिकल 312 है, ठीक है ना, तो अब आर्टिकल 312 में जो प्रपोजल है, अब 2 पावर है, 3 पावर है, जिसमें यह कहा जाता है कि कब राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा मजबूत है। तो एक आर्टिकल है 249, शायद हमने आपको नहीं बताया अभी तक, और एक हमारा आर्टिकल है 312। इन 2 मामलों में हमारा राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा मजबूत है। अब 349 क्या है और 312 क्या है, 349 को हम पढ़ेंगे जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन देखेंगे तब। तो अभी धैर्य रखिए, बस इतना जानिए, जैसे आर्टिकल 110 में धन विधेयक था, मनी बिल था, मनी बिल सिर्फ कहाँ आएगा, लोकसभा में, वैसे ही ये दोनों बिल कहाँ आएंगे, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा। तो कहता है आर्टिकल 312, अगर मान लीजिए जैसे एक IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक IPS है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और एक IFS है, इंडियन फॉरेस्ट, जंगल वाला ना, फॉरेन, वन सेवा होता है, वन सेवा, फॉरेस्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 3 पद है ना। मान लो मोदी जी को एक सपना आया और वो चाहते हैं कि भारत में एक नया पद आए, कुछ और है, जैसे मान लीजिए दीनदयाल राज करो पद, ऐसे करके कुछ भी कोई पद मान लो। तो ऐसे पद को क्रिएट करने के लिए, जैसे IAS है, IPS है, IFS है, ऐसे ही सरकार चाहती है कि कोई नया पद क्रिएट हो, नया कोई ऑफिसर आए। तो उस पद को क्रिएट करने के लिए सरकार को सबसे पहले तो एक प्रपोजल बनाना पड़ेगा। जब प्रपोजल बना लेगी तो उस प्रपोजल को, यानी अगर कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज इंडिया में इंट्रोड्यूस करानी है, तो उसका प्रपोजल ओनली इंट्रोड्यूस इन वेयर, राज्यसभा। उसको सिर्फ और सिर्फ कहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, राज्यसभा। उसको लोकसभा में आप पेश नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा, उसको राज्यसभा में पेश करेंगे। अगर राज्यसभा के उपस्थित प्लस मतदान करने वाले, यानी जो प्रेजेंट है और जो वोटिंग कर रहे हैं, उनके 2/3 मेंबर अगर प्रपोजल पास कर दें कि यस एक ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, और उसको लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दे, तो वहां भारत में एक नया सिविल सर्विसेज का पद क्रिएट कर दिया जाएगा। समझ गए ना मेरी बात को। जैसे IAS है, IPS है, IFS है, मान लीजिए सरकार कोई और चाहती है ITS या कुछ भी, तो उस पद को बनाने के लिए प्रपोजल सबसे पहले कहाँ आएगा, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा उपस्थित और मतदान देने का 2/3 मेजॉरिटी से उसको क्या कर देती है, पास कर देती है, तो उसको लोकसभा अगर सिंपल मेजॉरिटी से क्या करती है, अप्रूव करती है, तो उस केस में हम अपने इंडिया में ऑल इंडिया सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस मामले में प्रपोजल राज्यसभा में आ रहा है, तो इसलिए इस मामले में राज्यसभा लोकसभा से क्या है, मजबूत स्थिति में, ध्यान रखिए। ओके, तो ये 3 चीजें हैं।
इसको ध्यान रखिएगा हमारा, ये कैसे, यानी कैसे क्रिएशन ऑफ द न्यू सर्विसेज, कैसे नई सर्विस का विस्तार हुआ। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 315 के बारे में। ये हो गया, मिटा दें हम। अच्छा, भारत में सिविल सेवा के जनक हम किसे मानते हैं? कार्नवालिस। अब वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में रहे, कार्नवालिस ना रहे तो? हाँ बताओ भैया, अगर वल्लभ भाई पटेल रहे और कार्नवालिस ना रहे तो? देखो, जब पिता पूछे तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज जब पूछे कि किसने शुरुआत की तो कौन होगा? कार्नवालिस। लेकिन कई किताबों में लिखा है पिता कार्नवालिस को भी। तो वैसे ऑप्शन में दो चीज़ें ऐसी नहीं रहेंगी कि जो आपको कॉन्ट्रडिक्ट करे, तो आप सुविधानुसार अपने आप से मान लीजिएगा। अब आप आर्टिकल 312 लिखिए, 315, और यहाँ पर हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। आर्टिकल 315, इसमें क्या कहा गया? कहा गया है कि यूनियन के लिए यूपीएससी होगा, फुल फॉर्म लिख लेना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। यूनियन के लिए क्या होगा? यूपीएससी होगा। स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एसपीएससी होगा। यूनियन के लिए यूपीएससी होगा, स्टेट के लिए एसपीएससी होगा, और मोर देन 2 स्टेट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 स्टेट के लिए क्या होगा बच्चा? आप क्या बोलोगे? जेपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग, ये 3 है। अब चलिए देखते हैं। लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब एक बात करते हैं, सबसे बात करेंगे हम नियुक्ति की, यानी अपॉइंट कौन करेगा इनमें से। तो देखिए, तो यूपीएससी के हेड एंड मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर। और जेपीएसपी के मेंबर और सेंटर क्या बोलते हैं, अध्यक्ष और मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा? तो आप कहोगे प्रेसिडेंट, क्योंकि 2 राज्यों का मामला है ना। जैसे 2 राज्यों का केस हम सुनते कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट में। वैसे ही 2 राज्यों से रिलेटेड मामला है, तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, यूपीएससी की स्थापना तो संसद करेगी, कोई दिक्कत? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना तो कौन करेगी? स्टेट। इसकी कौन करेगी? पार्लियामेंट। ध्यान रखना, जब 2 राज्यों से अधिक का मामला है, जेपीएसपी की स्थापना कौन करेगी? पार्लियामेंट। ये ध्यान करके लिख लेना कि जेपीएसपी की स्थापना करेगी हमारी पार्लियामेंट। अब चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं त्याग पत्र की, रेजिग्नेशन। ठीक है, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। ये अपना रेजिग्नेशन गवर्नर को, और ये प्रेसिडेंट। ठीक है, लिख लीजिएगा त्याग पत्र का। ठीक है, आइए अब बात करेंगे हम आपको रिमूवल के बारे में, यानी कैसे रिमूव करेंगे हम किसको? इनको। चलिए, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के कौन कौन हटाएगा, कौन रिमूव करेगा? एक और चीज ध्यान रखना, यूपीएससी के रिमूवल की मेथड लिखा नहीं गया है कि कहां पर है, और इनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं लिखी गई है। बस इतना कहा गया है कि केंद्र सरकार की किसी सेवा में 10 साल काम किया तो हम यूपीएससी का अध्यक्ष और मेंबर बना सकते हैं। तो ना तो किसी योग्यता का उल्लेख है
हटाने में सिर्फ इतना लिख दिया गया है कि राष्ट्रपति हटाएगा। तो देखिए इनके केस में कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। इनके केस में कौन हटाएगा? अगेन नियुक्ति करता है गवर्नर, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसको भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लिख लीजिएगा, नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? हमारा राष्ट्र। इसके केस में नियुक्ति हमारा राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखिएगा। कौन सा? नहीं, सेम वही है, एक ही में चल रहे हैं हम लोग 315 में। अब देखो एक और चीज, ये रिमूवल वगल सब काम हो गया। अब देखिए, देखो आर्टिकल में ना जो हमारा पार्ट 14 है, इसमें 2 ही आर्टिकल याद रखने होते हैं, 312 315। आप पिछले साल का पेपर उठाइएगा पीसीएस का, तो एक प्रश्न पूछा है मिलाने के लिए, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है। जाकर मिला के देखना। पेपर तुम काहे नहीं देखते हो? पेपर हम देख रहे हैं, किसी दिन हमको डंडा उठाना पड़ेगा, हम सही बता रहे हैं। कैमरा बंद करवा के लई कुटाई यहां से शुरू होगा। सबसे पहले चश्मे वाले टारगेट पे आएंगे, बता दे रहे हैं। हाँ, कौन सा? नहीं, यूपीएससी। हाँ, इधर। अब देखिए, तो रिमूव कौन करेगा? ये तीनों बात हो चुका। अब चलिए आइए कार्यकाल की बात करें, टेन्योर की। यहां पर देखिए कार्यकाल, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की कार्यकाल कितनी है? हाँ, 5/65। वाह। और 5/62, 5 ईयर। ओके, और कोई? 62 ईयर। तुम बताओ बच्चा, बताओ। हाँ, मुस्कुरा रहे हो तुम ही। इतना क्या मुस्कुरा रहे हो जो इतने गम को छुपा रहे हो? ऐसे कुछ होता है ना कुछ? हाँ बताओ। नहीं बता? 665, ठीक है ना। अच्छा, कैग का कितना था? कैग का, हाँ, कैग का कितना था? सेम था। और अटॉर्नी जनरल का? अटॉर्नी जनरल का बता दो। लड्डू प्लीजर पे काम करता है। अभी बात भी हुई थी एडवोकेट के जनरल के बारे में, और पता है 3 लोगों का 665 होता है। कैग, ये भाई साहब, और इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। तो 665 हो गया। इसका बता दो, बताओ। क्या? तो 665, तो 662। और स्टेट वाले का, इसका ज्वाइंट वाले का 62, 662, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, लिख लीजिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष तथा मेंबर बनने की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, कोई उल्लेख नहीं है। फिर लिखेंगे यूपीएससी के सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। कितने होंगे ये भी कोई डिस्कशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संख्या लिख दीजिएगा, तय नहीं है। यानी कितनी संख्या होगी? ये प्रेसिडेंट जितनी चाहेगा उतनी होगी, ठीक है ना। कोई मेंबर्स की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। और लिख लीजिएगा योग्यता के रूप में, नॉर्मली लिख लीजिएगा कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए केंद्रीय सेवा में, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए केंद्रीय सेवा में 10 वर्ष कार्य किया हो, 10 वर्ष कार्य किया हो, 10 वर्ष कार्य किया हो, ठीक है। अब देखिए रिमूव कैसे हम करते हैं, कौन कौन से बेसिस हैं। रिमूव करने का राइट किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। तो रिमूव कैसे कैसे करता है? देखो, अगर कोई बैंकरप्ट हो गया तो प्रेसिडेंट उनको क्या करेगा? रिमूव कर देगा। अगर एक ऑलरेडी यूपीएससी का अध्यक्ष है, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, तो भी प्रेसिडेंट क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। मानसिक या शारीरिक रूप से क्या है? कमजोर है, यानी पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो क्या होगा?
उसको रिमूव कर देगा। और या फिर कोई मिसबिहेव किया है, मिसकंडक्ट किया है, मतलब कदाचार किया है, घूस घास लिया है, तो भी इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और आप जानते हो जितने भी केंद्रीय IAS, IPS, IFS जो अधिकारी होते हैं वो सब किसके प्लीजर पे काम करते हैं, प्रेसिडेंट के प्लीजर पे काम करते हैं, ध्यान रखेगा। तो अंतिम रूप से बर्खास्त करने का, यानी उनको फायर करने का अंतिम रूप से राइट किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। और एक्चुअल में उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो उन पर सिग्नेचर भी किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। इसलिए देखते हैं आप लोग, जब लबासना में ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद मस्त एक बनाया जाता है और इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पर बढ़िया से भाषणगिरी होती है। तो ये ध्यान रखेगा। प्लस एक और चीज, पद पर रहते हुए इनको कुछ संरक्षण प्राप्त है, कुछ इनको दिया गया है ताकि सिक्योरिटी के रूप में, क्या कि इनके पद पर रहते हुए ऑफिस के होल्ड करते समय इनको किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कोई DM साहब हैं उनको उसके लोकल कोई नीचे का कोई अधिकारी है उनको हटा दे, ऐसा नहीं है, ध्यान रखेगा। जब भी इन पर कोई ट्रायल होगा, किसी भी प्रकार का आरोप लगाया जाएगा, तो इनको बोलने की पूरी स्वतंत्रता होगी कि ये अपना बोल सके, ताकि कम से कम ये तो पता चले कि हाँ ये भाई साहब गिल्टी हैं कि नहीं है, ये पता चल सके, ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। उसके बाद से अगर कोई भी आरोप इन पर लगेगा तो पूरी जांच होगी, जांच के बाद से ही इनको पद से हटाया जाएगा, ये ध्यान रखेगा। ये कुछ इनकी बात है, सिस्टम है। ये हमारा था पूरा लोक सेवा आयोग के बारे में, हमने UPSC, स्टेट PSC और JPSC के बारे में देखा। अब चलिए, चूंकि ये पार्ट कौन था, 14 था, अब हम लोग डील करेंगे कौन सा, पार्ट 14A। पार्ट 14A पार्ट 14A टाइटल है ट्रिब्यूनल, अधिकरण। अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। देखिए बहुत ही इजी है, इसको पहले समझते हैं। हिंदी में बोलते हैं अधिकरण। पार्ट कौन सा है, 14A। कब जोड़ा गया, जब ABCD आ गया इसका मतलब जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया, कोई बताएगा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल्स, और हाँ सबसे छोटा पार्ट है, कौन सा है, सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा पार्ट है, ध्यान रखिएगा। इसमें सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल 323A और एक आर्टिकल 323B। आर्टिकल 323A, 323B। आर्टिकल 323A, 323B। आर्टिकल 323A का टाइटल क्या है, आप कहोगे ट्रिब्यूनल इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, यानी प्रशासनिक मामलों में अधिकरण। ट्रिब्यूनल इन ठीक है ना, ट्रिब्यूनल इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। और ये क्या होगा, इसका टाइटल है ट्रिब्यूनल इन अदर मैटर, अन्य मामलों में प्राधिकरण या अधिकरण। ट्रिब्यूनल इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। चलिए देखते हैं क्या है। तो पार्ट 14 आपने देख लिया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया। और सबसे छोटा पार्ट है, 2 आर्टिकल है, 323A, 323B डील करते हैं। 323A क्या करता है, प्रशासनिक मामलों में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल इन एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, और दूसरा क्या है, अन्य मामलों में ट्रिब्यूनल। होता क्या है, पहले मुद्दा तो समझाइए। देखिए
ट्रिब्यूनल को अगर आप छोटी सी भाषा में, साधारण भाषा में कह सकते हो तो ये एक प्रकार के कोर्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई भैंसिया चुरा ले जाए, आप कहां जाओगे? अरे बोलो, कोर्ट जाओगे। लेकिन अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो, ठीक है ना, और आप पर किसी ने करप्शन का चार्ज लगा दिया, या फिर कोई ऐसा काम हो गया जिस पर किसी भी प्रकार से आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई मामला आ गया, तो आप क्या कोर्ट जाओगे? नहीं। तो हमने क्या किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने के लिए, क्योंकि देखो अगर एक छोटे से मामले को भी हम बड़े केस में ढकेलते जाएंगे ना, तो फिर तो केस बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट हैं, इनके बोझ को कम करने के लिए हमने बनाए ट्रिब्यूनल्स। और ट्रिब्यूनल्स, एक ट्रिब्यूनल हमने बनाया जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। तो अब कोई भी प्रशासनिक मामला है, जैसे आपने फिल्म देखी होगी वो शादी में जरूर आए, हाँ, तो उसमें देखते हैं ना आप लोग कि जब उन पर एलिगेशन लगता है तो वो इंटरनल अपना जो होता है ट्रिब्यूनल, उसमें वो लोग चैलेंज करते हैं। इसी प्रकार अगर अन्य मामलों में ट्रिब्यूनल, जैसे शादी से रिलेटेड है, तलाक से रिलेटेड है, कोई विल यानी वसीयत से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे आपने सुना होगा NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो एक जो प्रशासन से संबंधित है, एक जो प्रशासन के अलावा अन्य चीजों से संबंधित है। बनाएगा कौन? ट्रिब्यूनल बनाएगा कौन? तो ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, यानी संसद ट्रिब्यूनल को बनाएगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव के मामले में और एक हमारा अदर मामले में। अब इसी को लेकर एक एक्ट आया, CAT, कैट 1985, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985। तो लिख लीजिएगा इसको, कैट के बारे में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन 1985 में हुआ, 1985 में हुआ। लिखेंगे ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण, ट्रिब्यूनल सरकारी सेवाओं की यानी पब्लिक सर्विसेज की, सरकारी सेवाओं की, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस यानी केंद्र सेवा, राज्य सेवा, ETC, केंद्र सेवा, राज्य सेवा, ठीक है। केंद्रीय सेवा, राज्य सेवा की सार्वजनिक की सेवा संबंधी यानी सर्विस से रिलेटेड, सेवा से संबंधित, सर्विस से रिलेटेड, नियुक्ति से संबंधित, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, नियुक्ति से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, डिस्प्यूट से रिलेटेड यानी विवाद से संबंधित, सेवा से संबंधित, विवाद से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित मामले को कौन देखता है? कैट देखता है, मामले को देखता है। फिर लिखेंगे कि वर्तमान में कैट में 1+65 मेंबर हैं, 1+65 मेंबर। कैट में कितने मेंबर हैं? 1+65 मेंबर हैं। तो जो चेयरमैन है कैट का, उसका कार्यकाल लिख लीजिएगा 5/65, और जो अदर मेंबर हैं उनका कार्यकाल कितना है? 5/62। ठीक है, 5/62 यानी एक जो चेयरमैन है कैट का, उसका कार्यकाल कितना है? 5/65, और 65 मेंबर जो है इनका कार्यकाल कितना है? 5/62। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा ना, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जिसको रिकमेंड करेगा उसी को हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपॉइंट करेगा। तो लिख लीजिएगा अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट। और किसके रिकमेंडेशन पे? हाँ, रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रिकमेंडेशन से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुशंसा पर क्या करता है? इसको अपॉइंट करता है।
ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कोई मामला इनके पास गया और ये लोग कोई जजमेंट डिसीजन दे दिए, तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? तो आप कहोगे यस, उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो लिख लेंगे कैट के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। कैट के खिलाफ हाई कोर्ट या, अब बिल्ली मत समझ लेना, कैट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। अब छोटा सा लिखो नेक्स्ट, सेट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ये तो कैट हो गया, अब सेट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जैसे वहां पर यूपी वसी वाला मामला था ना, क्या कि जैसे एक राज्य अगर रिकमेंड करेगा तो एक राज्य के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे देखो तीन चीजें थी ना वहां पे, एक हमारा यूपीएससी था, एक कौन था, स्टेट पीएससी था, और एक कौन था। तो यहां पर सेंटर के लिए कैट, अगर किसी राज्य ने कहा कि हमारे यहां सेट बना दो, तो ये बयान दे क्या बना देगा, सेट। और दो राज्य ने बोला कि हमारे यहां क्या बना दो, जेट। तो इन दोनों को कौन बनाएगा, तो उस राज्य के कहने पर कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। ध्यान, मतलब राष्ट्रपति उनको नियुक्त करेगा। तो लिख लेंगे, सेट लिखा ना आपने, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसके बारे में लिखेंगे कि राज्यों की मांग पर संसद, राज्यों की मांग पर संसद पार्लियामेंट सेट और जेट का निर्माण कर सकती है। दो राज्य मांगेंगे तो जेट बना देगा, और एक राज्य मांगेगा तो सेट बना देगा। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं, ये असल में ये जो एक्ट आया है, वो एक्ट सिर्फ सेंटर को पावर दिया है। जो CAT एक्ट 1985 आया है, उसमें ये सेंटर को दिया है, इसलिए है। देखो, अगर जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जब बात होगी ना, तो राज्य जब डिमांड करेंगे तो गवर्नर नहीं करेगा। तो राज्य अगर खुद कर लेते तो कहाँ डिमांड करेंगे, वो खुद बना लेते। इसलिए जैसे जो एक्ट आया हमारा 1985 का, उस एक्ट में लिखा गया है कि अगर राज्यों को बनाना है तो उनको रिकमेंड करना पड़ेगा सेंटर को। सेंटर जब वो रिकमेंड करेंगे तो अगर एक राज्य मांगेगा तो सेट बना देगा, और उनके मेंबर को अपॉइंट जानते हो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। और इसी प्रकार दो राज्य डिमांड करेंगे तो क्या बनाएगा, दोनों के लिए क्या बना दिया जाएगा, जेट बना देगा। कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा मेंबर्स को, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, राज्यपाल को नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपने क्या लिखा कि सेट और जेट को कौन बनाएगा, स्टेब्लिश कौन करेगा, पार्लियामेंट, लेकिन इनके मेंबर को नियुक्त कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तो लिख लीजिएगा, इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर, इनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर, यानी गवर्नर के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति करेगा। तो यही गवर्नर का बस रोल है, एडवाइजरी रोल। ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे, कैट सेट जेट जुडिशियल वर्क करते हैं, न्यायिक कार्य करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, बस रिकमेंडेशन नॉर्मल। कैट सेट जेट कौन सा काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते हैं कि जुडिशियल वर्क करते हैं, जुडिशियल वर्क करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई मामला होगा तो उसमें क्या देंगे, डिसीजन देंगे ना। तो लिख लीजिएगा, कैट सेट जेट क्या देते हैं, जुडिशियल कार्य करते हैं। फिर आगे लिख लीजिएगा, वर्तमान में आंध्र प्रदेश उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वर्तमान में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, स्टेटमेंट देके घुमा सकता है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला में सेट की व्यवस्था है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरल में सेट की व्यवस्था है। ठीक है, बाकी केंद्र में तो एक कैट है ही।
बाकी अभी जेट की बात हमारे भारत में नहीं हुई। एक और चीज लिख लीजिएगा, कार्यकाल लिख लीजिएगा। कार्यकाल कैट का तो पता चल गया था आपको, कितना होता है 1 + 65 थे, तो एक का 565 और एक का 562। लेकिन राज्यों में जो सेट और जेट होगा, इसका जो कार्यकाल होगा ये राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हर राज्य में क्या हो सकता है, ये डिफरेंस हो सकता है। तो लिख लेंगे सेट और जेट का कार्यकाल राज्य के अनुसार होता है, यानी स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल जो 323B वाला मैटर है, अन्य मामलों में ट्रिब्यूनल। ये तो पूरा किसका था, आर्टिकल 323A की बात थी। अब दूसरा कौन सा होगा, आर्टिकल 323B की बात होगी, यानी ट्रिब्यूनल इन अदर मैटर, अन्य मामलों में अधिकरण। तो देखिए आर्टिकल 323 के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन रहा है उसको किसने बनाया था, पार्लियामेंट ने बनाया था, याद है। लेकिन 323B के तहत सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। तो लिख लीजिएगा, इसके तहत ट्रिब्यूनल केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। इसके तहत ट्रिब्यूनल केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, ठीक है। सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, तो एग्जांपल में लिख लीजिएगा, टैक्स से रिलेटेड विवाद। अब अगर सेंटर टैक्स होगा तो सेंटर बनाएगा, स्टेट का टैक्स होगा तो स्टेट बना देगा। एग्जांपल में लिख लीजिएगा, टैक्स से संबंधित विवाद, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड डिस्प्यूट, टैक्स से संबंधित विवाद, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित विवाद। अब नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके। जैसे ये तो जितने भी हमारे कैट सेट जेट बने हैं, ये तो सब ऑफिसर्स के लिए बने हैं ना, IAS है, PCS है, ऑफिसर ये है। क्या विधानमंडल यानी विधायक जी लोग जो हैं और सांसद जी लोग हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बना है? तो आप कह दीजिएगा नहीं, नोट करके वही लिखना है संसद यानी पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा, पार्लियामेंट और राज्य विधानसभा के लिए अधिकरण नहीं बना है, अभी नहीं बना है, ध्यान रखना। पार्लियामेंट यानी संसद और राज्य विधानसभा के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अभी नहीं बना है, ध्यान देंगे। देखो हमने ये कंप्लीट कर लिया, ट्रिब्यूनल कंप्लीट कर लिया, UPSC कंप्लीट कर लिया। अब देखो कल हमारा ही टर्न होगा सेकेंड टर्न में, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इलेक्शन कमीशन देखेंगे, लैंग्वेज देखेंगे और हो सके तो इमरजेंसी देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टॉपिक जैसे ही निपट जाएंगे तो सैटरडे को भी अगर हमारा ये ऑप्शन अगर मिला तो सेकेंड सेक्शन में सैटरडे को जो हमारा पंचायत वाला मामला छूटा है उसको देख लेंगे। नेक्स्ट वीक में जो बचा है वो सर करके छोड़ेंगे, हम कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, एग्ज़ाम से पहले आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत बधाइयाँ कर लीजिए आप लोग, मिठाई बांट लीजिए, जितना खुशी मना लीजिए। और हाँ, एक और चीज़, अच्छे से नोट पढ़ लोगे तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इतना ही मैटर है जितना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, जय हिंद।